6 महीने से मोहन का कहीं आता पता नहीं था। उसकी पत्नी सीमा अपनी तरफ से पूरी भाग दौड़ कर चुकी थी। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। कभी समझा बुझाकर तो कभी डरा धमकाकर उसे भगा दिया जाता। जब उसे विश्वास हो गया कि पुलिस और कानून गरीबों के लिए नहीं होते तो अपनी नीयत मारकर चुप हो गई। 6 महीने तो जैसे तैसे निकल गए, मगर अब क्या होगा? इतने बड़े शहर में वो अपने 4 बच्चों के साथ कैसे दिन काटेगी? वो उस दिन को कोसने लगी जब मोहन गांव छोड़कर शहर आया था और उसने भी इस फैसले पर मोहन का साथ दिया था। अब रोने धोने से क्या फ़ायदा? उसने प्रण लिया था कि अब वो 2-3 दिन में शहर छोड़कर अपने गांव चली जाएगी। सबसे बड़ी बेटी जो 15 वर्ष देख चुकी थी, उसकी बगल में बैठी उसे ढांढस बांध रही थी। बाकी दोनों छोटी बहनें और भाई बेसुध सोए पड़े थे। रात बहुत हो गई थी। जा तू भी सो जा, सीमा ने बड़ी बेटी से कहा। और तू? मेरी नींद तो तेरे बाप के साथ ही चली गई। एक बार फिर सीमा की आंखों की कोर नम होने लगी। पता नहीं आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। फिर वही बातें उसके मुंह से निकलने लगी जिन्हें बेटी पिछले 6 महीने से दिन रात सुनती आ रही थी। उसने अपनी आंखों में बहते पानी को रोका। वह जानती थी कि उसके आंसू माँ को और दुखी कर देंगे। वो उठी और चुपचाप जाकर सो गई। पता नहीं किस क्षण उसकी आंख लग गई। सीमा अभी भी दरवाजे से लग कर बैठी थी। उसकी आंखें भी भरी होने लगी थी। ठक ठक दरवाज़ा बजा। सीमा सतर्क हो उठी। उसने हिम्मत कर पुकारा, कौन? मैं हूँ। स्वर को पहचान कर वह किसी उम्मीदनी के भांति उठी और झट से दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन ये क्या? बाहर तो कंधे पर थैला लटकाए कोई स्त्री खड़ी थी। उसने दाएं बाएं सामने सब तरफ देखा, मगर उस स्त्री के अतिरिक्त उसे कोई और दिखाई नहीं दिया। इधर उधर क्या देख रही है? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। स्त्री वेश में कोई और नहीं, मोहन ही था। तू तूने ये कैसा रूप धारण कर रखा है? इतने दिन कहाँ था तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस मोहन की आस लगभग 6 महीने छोड़ चुकी थी। अब उसके सामने खड़ा था। वो उससे जा लिपटी। सब कुछ यहीं पूछेगी, अब मुझे अंदर भी आने देगी? मोहन को इस रूप में देखकर सीमा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किसी अनिष्ट की आशंका में वह सिहर उठी। तुरंत ही उसने मोहन को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही सीमा फिर उससे लिपट गई। बहुत देर तक दोनों पति पत्नी ऐसे ही लिपटे रहे और आंखों से आंसू बहते रहे। मैं अभी बच्चों को, सीमा चाहते हुए बच्चों की ओर बढ़ी। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। नहीं, बच्चों को मत जगाओ, उन्हें सोने दो। वैसे भी मुझे इस रूप में देखकर या वो डर जाएंगे या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वे तरह तरह के सवाल पूछेंगे और अभी मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा। बता ना, कहाँ था तू 6 महीने से? क्या कर रहा था? कुछ तो बता। सीमा सब कुछ जानने के लिए अधीर थी। सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे कपड़े दे दो। सीमा ने मोहन को लुंगी और बनियान दी। मोहन ने उन जानाना कपड़ों से राहत पाई। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो किसी कारागार से मुक्त हुआ हो। उसने पहली बार अपने सोए हुए बच्चों को निहारा। पता नहीं क्यों उसकी पलकें भीग उठी। कमरे में एक तरफ बच्चे सो रहे थे, सीमा ने दूसरी ओर दरी बिछा ली थी। 6 महीने बाद आज कमरे में इस ओर दरी बिछी थी। दोनों पति पत्नी दरी पर आ बैठे। सीमा कुछ बोलती उससे पहले ही मोहन ने अपना थैला उसके हाथों में दे दिया। सीमा को थैले में विशेष रुचि नहीं थी। उसने थैला एक तरफ रख दिया। अरे देख तो, क्या है इसमें? सीमा ने थैला उठाया। ऊपर कुछ फल और मिठाई थे। अंदर एक छोटा सा बैग और एक छोटा सा बक्सा था। बैग रुपयों से भरा था। बक्से में कुछ गहने थे। सीमा ने इतने रुपये और गहने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा, किंतु यह चमक तुरंत ही गायब हो गई। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से मोहन की ओर देखा। तू कुछ गलत समझे, इससे पहले मैं तुझे बता देता हूँ, ये मेरे नए दोस्त की ओर से तुम सबके लिए भेंट है। ये तेरे कौन से दोस्त हैं? सच सच बता, तो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया है ना? सीमा आशंकित थी। नहीं नहीं सीमा, मैं तेरे सिर की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मोहन ने सीमा के सिर पर हाथ रख दिया। अब नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? क्या पहले तू कोई गलत काम कर रहा था? मुझे तो डर लग रहा है। सब सच सच बता मुझे, क्या करता था तू आजकल? तू तो जानती ही है, हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं इतना नहीं कमा पाता था कि अपने बच्चों को पेट भर खिला सके। उनके स्कूल कॉपी किताब की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मोहन कुछ देर के लिए रुका, फिर उसने आगे कहना शुरू किया। तुझे तो पता ही है उन दिनों मैं कितना परेशान रहता था। हाँ, मुझे तो पता है तू रात भर नहीं सोता था। जैसे भी हो पैसे कमाने की सोचा करता था। मुझे अपने बच्चों का भविष्य बनाना था, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। गांव वालों को दिखाना था कि मैं शहर आकर कोई गलती नहीं की थी। बस पैसे कमाने के चक्कर में मैं गलत राह पर निकल गया। मोहन कहे जा रहा था और सीमा चुपचाप सुने जा रही थी। कुछ देर की खामोशी को पुनः मोहन की आवाज़ ने तोड़ा। मैं जिस फैक्ट्री में काम करने जाता था उसके पास एक चौराहे पर एक हिजड़ा आने जाने वाली
गाड़ी मोटर से पैसे मांगा करता था, चाय की थड़ी पर कभी कभी उसे मिलना होता था। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। उसका नाम चंदा था। मोहन जैसे अतीत से ढूंढने लग गया। हिजड़े का जिक्र आते ही सीमा बहुत घबरा गई। उसी आंखों में कुछ देर पहले साड़ी पहने मोहन की तस्वीर घूम गई। अनायास ही उसकी नजरें मोहन की लुंगी पर पड़ गई। लुंगी इस तरह फैली थी कि कुछ भी निश्चित नहीं हो सका। वह भूल गई कि इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा था और कमरे में दूसरे बच्चे सो रहे थे। वह अपने माथे पर हाथ मारकर चीखी, हिजड़े से दोस्ती? हे भगवान, तुझे कोई और नहीं मिला दोस्ती के लिए? अब आगे तो बता, चुप क्यों हो गया? उसकी चीख से मोहन का ध्यान भंग हो गया। उसने सीमा को धीरे से बोलने का इशारा किया। उसने बच्चों पर निगाह डाली। वे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। उसने आगे बताना शुरू किया। अपनी बातों में वह करीब 8-9 महीने पीछे चला गया था। हाय हाय, क्या बात है मोहन, आज बहुत परेशान लग रहा है तू। विशेष तरीके से ताली पीटते चंदा ने अपने शरीर को लचकाते हुए कहा और मोहन के सामने खाली पड़ी स्टूल पर बैठ गई। हाँ चंदा, तू ही बता क्या करूं? पूरे दिन मेहनत करता हूं, कई बार ओवर टाइम भी करता हूं, फिर भी बच्चों के भरपेट नहीं खिला पाता। जब से गांव से लाया हूं, किसी को एक जोड़ी कपड़े तक नहीं दे पाया। मोहन की आंखें हल्की लाल हो रही थी। उसने चाय की गिलास को अपने हाथों में भींच रखा था। हाय हाय करम जले, ये तो तेरी रोज की कहानी है, पर इतना परेशान तुझे कभी नहीं देखा। कुछ तो बात है। चंदा ने मोहन के हाथ पर हाथ रख दिया। मोहन अपनी फैक्ट्री के बाहर चौराहे पर इस थड़ी पर चाय पीने आता था। इसी चौराहे पर चंदा आने जाने वाहनों से पैसे मांगती थी या वसूलती थी, कहना थोड़ा मुश्किल है। चंदा किन्नर थी, किसी रोज साड़ी में तो किसी रोज सलवार सूट में। वह अपने लटके झटके दिखाती, वाहन मालिकों को रिझाती, विशेष ढंग से ताली पीटती और हाथ आगे कर देती। उसी को झिझक देता, कोई 5-10 रुपये उसके हाथ में रख देता। चंदा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। रंग सांवला, चेहरे पर 2-4 चेचक के दाग, चेहरे पर दुनिया भर का फेस पाउडर, आंखों में काजल और होठों पर गहरी लाली। उसके बाल बहुत अधिक लंबे नहीं थे और छातियों को छोड़कर पूरी जिस्म पूरी तरह मर्दाना था। वह सुबह 10 बजे ही चौराहे पर प्रकट हो जाती और अंधेरे होते होते गायब हो जाती। बीच बीच में अपनी थकान मिटाने की वह इस थड़ी पर चाय पीती थी। किंडों की दुआ में बहुत असर होता है, ये मोहन ने सुन रखा था, इसलिए 1-2 बार उसने दुआओं के चक्कर में चंदा की चाय के पैसे दे दिए थे। इसलिए धीरे धीरे चंदा और मोहन में दोस्ती हो गई। इससे पूर्व कभी भी चंदा ने मोहन को इस प्रकार नहीं छुआ था, इसलिए जब चंदा ने मोहन के हाथ पर हाथ रखा तो उसे बहुत अजीब लगा। लाख मित्रता सही, पर उसके मन में एकाएक घिन की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। हाय हाय हरामजादे, मेरे हाथ में क्या कांटे उग रहे हैं? चंदा ने अपने हाथों को नाचाते हुए कहा। इस प्रकार मोहन का हाथ खींचता चंदा को बुरा लगा। मोहन चंदा के मनोभाव को समझ चुका था। वह उसके गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए ना ही चाहते हुए भी उसने चंदा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। चंदा फिर बैठ गई। उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। इस बार मोहन को अजीब नहीं लगा। इस बार उसे अपनेपन का एहसास हुआ और अपनापन पाते ही मोहन बह निकला। क्या बताऊं चंदा, मेरी बड़ी बेटी 15 से ऊपर है, उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। कल जब वो गली में अपनी सहेली से बात कर रही थी तो फटे कपड़े में उसका शरीर झांक रहा था। थोड़ी दूरी पर खड़े 3 लड़कों की निगाह वहीं लगी थी। अपने आप को इतना विवश मैंने कभी नहीं पाया। कांच के गिलास पर मोहन के हाथ और सख्त हो गए थे। उसकी आंख और अधिक लाल हो गई थी। थोड़ी देर तक ना मोहन कुछ बोला और ना चंदा। थोड़ी देर बाद चंदा बोली, तू पैसे कमाना चाहता है? उसके इस प्रश्न पर मोहन ने उसे अजीब नजरों से देखा। चंदा ने आगे कहा, हाय हाय, अपनी रांड के कसम देख, रोज की 1000-500 कमा लेना और मेहनत भी कुछ खास नहीं। बोल करम जले, करेगा मेरा बताया काम? मोहन की आंखों में आशाओं के डोरे तैरने लगे। वो बोला, तू जो भी कहेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। बता क्या करना है? अच्छी तरह सोच ले मेरे राजा। मेहनत जरूर कम है, लेकिन काम आसान नहीं है। चंदा ने हाथ नचाते हुए कहा, अरे भाई बता तो काम क्या है? मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे मुझे 4 पैसे मिले, मेरे परिवार को एक अच्छा जीवन मिले। मोहन चंदा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला। उसे लग रहा था कि चंदा ही उसे सब परेशानियों से उबार सकती है। थोड़ी देर शांति छाई रही। फिर चंदा की आवाज ने उसे भंग किया। हाय है, मर जाओ तेरी मर्दांगी पर। चल मेरे साथ, यहाँ बात नहीं हो सकती। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और फैक्ट्री के पीछे की ओर सुनसान गली में ले गई। मोहन उसके पीछे खींचा चला जा रहा था। गली आगे जाकर बंद हो गई थी। तभी बेटा नींद में बड़बड़ाया, पानी। उसकी बड़बड़ाहट से मोहन अतीत के वर्तमान में आया। सीमा उठी और बेटे को पानी पिलाया। सीमा ने इस तरह बैठकर बेटे को पानी पिलाया कि वह मोहन को देख न पाए। मोहन भी दीवार के सहारे सटकर लेट गया था। सीमा बेटे को सुलाकर फिर मोहन के पास आकर बैठ गई। मोहन एक बार फिर अतीत में झांकने लग गया।
हाय हाय, अपनी माँ की कसम, एक बार और सोच ले, काम आसान नहीं है। इस बार चंदा का स्वर थोड़ा गंभीर था। मैंने सोच लिया है चंदा, तुम बस काम बताओ। मोहन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह हर प्रकार के कार्य करने के लिए तत्पर था। चंदा कुछ सोच रही थी और साथ ही मोहन को घूर रही थी। मोहन के लिए एक एक क्षण भारी हो रहा था। उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने और धनवान होने का उपाय जानना था। जल्दी बताना चंदा, तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। चंदा अभी भी उसे घूर ही रही थी। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कह रही है तू? उसकी बात सुनकर मोहन का दिमाग बुरी तरह चकरा गया। अगर तुम्हें पैसे कमाना है तो तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। मेरे पास तो यही तरीका है, चंदा बोली। अब वो पूरी तरह गंभीर थी। मेरा दिमाग खराब हो गया चंदा, तू जानती भी है तू क्या कह रही है? मैं और किन्नर अनायास ही मोहन के हाथ अपनी टांगों के बीच पहुंच गए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं तो सोच रहा था तू मुझे पैसे कमाने के लिए कोई काम धंधा बताएगी, पर तू तो मुझे हिजड़े बनाना चाहती है। तू अच्छी तरह जानती है मेरी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, फिर भी तू इतनी घटिया बात कैसे कर सकती है? और मोहन वहाँ से जाने लगता है। तभी चंदा आगे बढ़ती है और उसे रोक लेती है। मोहन उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखता है। चंदा अपने हाथ अपने बालों की ओर ले जाती है, एक झटके से विग उतारती और मोहन के हाथों उसमें थमा देती है। मोहन भौचक्का होकर कभी चंदा को देखता है और कभी अपने हाथों में आई विग को। यही मेरी असलियत है मोहन भाई, मैं किन्नर नहीं हूँ। मेरा नाम चंदा मोहम्मद है। मेरी कहानी भी तुमसे अधिक जुदा नहीं। मैं गरीबी के थेपड़े खाकर मजबूरी में ये काम करता हूँ। चंदा यानी चांद मोहम्मद पूरे मर्दाना स्वर में अपनी कहानी सुना रहा था। अब ना उसके शरीर में औरतों जैसी लचक थी और ना ही किन्नरों वाले हाव भाव और ना ही गाली गलौज था। और मोहन मुंह फाड़े उसे देखा जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर चांद मोहम्मद कहे जा रहा था, मैं पिछले 3-4 साल से ये काम कर रहा हूँ। अब मेरा परिवार सुख से 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है। इन 2 सालों में मैंने कुछ पैसे भी जोड़ लिए हैं। 1-2 महीने में दुकान खोल दूंगा और इस काम से हमेशा के लिए छुटकारा। चांद मोहम्मद ने मोहन के हाथों से विग ली और फिर पहन ली। अब मोहन को उसकी बातों पर कुछ रुचि उत्पन्न हो गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। 2-4 सालों में तुम्हारा परिवार न केवल ढंग से सेटल हो जाएगा, बल्कि मेरी तरह कुछ रुपये पैसे जोड़कर तुम भी कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लेना और यह काम छोड़ देना। चांद मोहम्मद ने मोहन के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। मोहन बहुत गौर से उसकी बातें सुनता जा रहा था। तभी दरवाजे से बाहर कुत्तों के लड़ने का शोर उभरा। मोहन एक बार फिर अतीत से वर्तमान में आ गया। उसकी बगल में बैठी सीमा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। तू चुप क्यों हो गया? आगे बताना। रात खत्म होने से पहले सीमा मोहन के गायब होने का रहस्य जान लेना चाहती थी। बता तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो। मोहन फिर अपनी कहानी की कड़ियाँ जोड़ने लगा। चांद भाई, बड़ा ही अजीब काम बता रहे हो आप। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप मुझे 1-2 दिन का समय दो सोचने के लिए। मोहन बड़ा असमंजस की स्थिति में था। वह यह काम नहीं करना चाहता था, लेकिन चांद मोहम्मद ने जो ख्वाब उसे दिखाया था वह उसे अच्छा लगा था। 2 दिन वह बहुत परेशान रहा, एक एक चीज को बारीकी से सोचता रहा था। मोहन अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। उसे तो चांद मोहम्मद द्वारा कहे गए अंतिम शब्द समझ में आ रहे थे। 2-4 सालों में रुपये पैसे जोड़कर अपना काम धंधा शुरू कर लेना। 2 दिन बाद वह चांद मोहम्मद से मिला। और सब तो ठीक है चांद भाई, बस ये बताओ कि इस काम में किसी तरह का खतरा तो नहीं? मोहन हर तरफ से निश्चित हो जाना चाहता था। बस एक बात का ध्यान रखना कि असली किन्नरों से बचना है। उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर ना पड़े। अगर तुम्हें कोई किन्नर दिखाई दे तो वहाँ से निकल लेना। बाकी इसमें कोई खतरा नहीं। और कुछ दिनों बाद उस चौराहे पर चंदा के साथ मोहिनी भी आ गई। अब मोहन रोज अपने घर 1000-500 रुपये ले जाने लगा। सीमा बहुत खुश हो रहने लगी। मोहन ने उसे बताया कि अब वो फैक्ट्री का काम छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने लग गया है और रोज इतने ही पैसे कमाएगा। धीरे धीरे उसका परिवार भी खुशहाल दिखने लगा। 2-3 महीने बाद चंदा चौराहे पर दिखाई देना बंद हो गई और मोहिनी का राज चौराहे पर हो गया। सब कुछ सही चल रहा था। अब तक मोहन मोहिनी के रूप में पूरी तरह जम चुका था। किंतु एक दिन वैन चौराहे पर आकर रुकी। मोहन उसकी ओर लपका। वैन के दरवाजे खुले और कुछ किन्नर उसमें से निकले। उन्होंने मोहन से कुछ बातचीत की। हालांकि चांद मोहम्मद ने मोहन को सब कुछ सिखाया था। असली किन्नरों से सामना होने पर बचाव के उपाय भी बताए थे, लेकिन असली किन्नरों को देखकर वह घबरा गया। किन्नर समझ गया ये नकली है। हाय हाय, अपनी माँ के कसम साले हरामजादे, हमारा नाम बदनाम करता है। और उन्होंने वही मोहन को लात घुस्से पर रख लिया। बहुत शौक है ना तुझे हिजड़ा बनने का? चल हरामजादे, अब हम तुझे हिजड़ा ही बनाएंगे। उन्होंने उसे अपनी वैन में डाला और अपनी हवेली पर ले आए।
उन्होंने उसे लाकर अपनी सरदार जी से सब गुरु कहते थे उनके सामने डाल दिया। मोहन बुरी तरह डरा हुआ था। वो हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांग रहा था, पुनः ऐसा काम न करने की दुहाई दे रहा था, लेकिन किसी पर असर नहीं हो रहा था। वह लहलुहान हो चुका था, परंतु किन्नरों को कोई दया नहीं आई। वे सब भी रह रहकर उसकी धुनाई कर रहे थे। अंत में गुरु ने उसे किन्नर बनाने और अपनी टोली में शामिल करने का आदेश दे दिया। मार खाकर अधमरे हो चुके मोहन ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसे एक अंधेरे कमरे में पटक दिया गया। शाम को उसे कमरे से निकाला गया और जबरदस्ती नहला धुलाकर एक बड़े से कमरे में ले जाया गया, जो पहले से ही बहुत से किन्नरों से भरा हुआ था। एक बड़ी सी कुर्सी खाली पड़ी थी। थोड़ी देर बाद गुरुजी और उस कुर्सी पर बैठ गए। मोहन को किन्नर बनाने का अनुष्ठान प्रारंभ करने का आदेश दिया। अनुष्ठान शुरू हुआ। कुछ किन्नरों ने मिलकर मोहन को पकड़ लिया। एक किन्नर ने तेजधार चाकू उठा लिया। कुछ किन्नरों ने जख्म पर थूकने के लिए अपने अपने मुंह में पान दबा लिए थे। जख्म पर लगाने के लिए बबूल, कीकर की राख और नीम के तेल की शीशी तथा कुछ मरमर पट्टी भी आ रखी हुई थी। अपनी कहानी सुनते ही मोहन एक बार फिर चुप हो गया। उसने सीमा से पानी मांगा। सीमा की नज़रें मोहन की जांघों के बीच लगी थी। वह कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, परंतु लुंगी के कारण कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा था। उसे सुना ही नहीं दिया कि मोहन ने उसे पानी मांगा है। मन ने उसे झकझोर, तब वह चेतन हुई। उसे पानी लाकर मोहन को दिया। मोहन ने 2 गिलास गले के नीचे उतारे। सीमा अभी भी अनमनी सी थी। उसकी आंखें में किसी अनहोनी की आशंका घिर आई थी। उसकी नज़रें एक बार फिर मोहन की लुंगी पर जम गई। सीमा के मन भावों से परे मोहन ने आगे बताना शुरू किया। बुचरा देवी की जैसे कमरा रह रहकर गूंज रहा था। किसी भी क्षण गुरुजी के इशारे पर मोहन किन्नर बनने वाला था। मोहन सोच कर ही कांप रहा था। उसने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश की। अब वह यह समझ गया था कि गुरुजी ही उसे बचा सकती है। वह जोर से चिल्लाया, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बच्चों को भूखों मरते हुए नहीं देख पाया। मैं सच कहता हूँ, मैं गरीबी से दुखी होकर ऐसा काम कर रहा था। आपको मेरी पत्नी और 4 बच्चों का वास्ता, मुझे छोड़ दीजिए। पता नहीं कैसे उस शोरगुल में मोहन के शब्द गुरुजी के कानों में जा टकराए। गुरुजी ने इशारे से उसे छोड़ने के लिए कहा। कहो, क्या कहना चाहते हो? गुरुजी ने घूरकर मोहन को देखा। उनकी नज़रें देखकर मोहन अंदर कांप गया था। फिर भी उसने हिम्मत कर अपनी सारी कहानी बता दी। गुरुजी कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोली, हम इसकी गलतियों की सजा इसकी पत्नी और बच्चों को नहीं दे सकते। गुरुजी की आज्ञा से अनुष्ठान बंद कर दिया गया। हाय हाय हरामजादे, बड़ा भाग्यशाली है तू। कुछ किन्नरों ने अभी भी 1-2 लात उस पर चला दी ही थी, लेकिन इसे सजा जरूर मिलेगी। अब ये सुनकर 6 महीने तक ये अपने परिवार से दूर हमारे पास रहेगा। ये 6 महीने तक पूरी तरह किन्नरों का जीवन जिएगा। ये हमारी हवेली में नौकर बनकर रहेगा, हमारे साथ बधाई लेने जाएगा। अगर इस बीच इसने अपने परिवार से मिलने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो इसे किन्नर बना दिया जाएगा। गुरुजी ने घोषणा की। मुझे आपका आदेश मंजूर है गुरुजी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मोहन ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए। सीमा ने जब सुना तो उसने चैन की सांस ली। उसने कसकर मोहन को अपनी बाह में जकड़ लिया। चल अब सो जा, तड़का होने ही वाला है, सीमा ने कहा। अब उसके स्वर में चिंता नहीं थी, अब वह निश्चिंत थी। अरे आगे की कहानी तो सुन लो, मोहन बोला। तू मेरे पास से सही सलामत लौट आया, मेरे लिए यही काफ़ी है। जो मुझे जानना था मैंने जान लिया। अब आगे मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। पूरा हो उन हिजड़ों का। क्या हाल कर दिया है तेरा। नहीं सीमा, उन्हें मत कोस। मेरे साथ जो कुछ हुआ वह मेरी गलती की सज़ा थी। तुझे शायद अंदाज़ा भी नहीं कि मेरी गलती कितनी भयंकर थी। फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये उनकी भलमनसाहत थी। सीमा आश्चर्य के साथ मोहन को घूर रही थी। मोहन कहे जा रहा था, वे भी इंसान है हमारी तरह, जैसे हमारी दुनिया है ना, वैसी ही एक दुनिया उनकी भी है। उनकी हंसी खुशी नाच गाने के पीछे बहुत बड़ा दर्द है सीमा। अपने से दूर होने का दर्द, अपनों से दूर होने का दुख क्या होता है, ये मैंने तुम लोगों से दूर रहकर जाना। ना जाने क्यों मोहन की आंखों के गोर गीले हो गए। उसने सीमा को कसकर खींच लिया और अनायास उसकी नज़रें अपने बच्चों की ओर उठ गई। मोहन फिर बोला, हमें लगता है कि वे दुनिया में मस्त है, लेकिन उन हिजड़ों के साथ 6 महीने बिताकर मैंने जाना कि उनका जीवन नरक के समान है। पूरी तरह आदमी या औरत ना होने की पीड़ा तू कभी नहीं समझ सकती सीमा। मैंने अपनी आंखों से उनकी विवशता देखी, उनका रोना देखा, अपने माँ बाप घर परिवार के लिए उन्हें तड़पते देखा। कुछ क्षण वह रुका, उनकी आंखों में वह दृश्य घूम गए। जब चमेली, शिल्पा, श्रीदेवी, माधुरी और जूही आदि ने उनके साथ अपने मन की बातें साझा की थी, उन्होंने मोहन को बताया कि किस प्रकार उनके अपनों ने ही उनको छोड़ दिया और रोते बिलखते समाज के ताने और अत्याचार सहते वो गुरुजी के पास इस हवेली तक पहुंची।
इसमें से कोई तो बलात्कार का भी शिकार हुई थी। सब कुछ उसने सीमा को बताया। उनका यही दर्द, यही तड़प उनकी दुआओं का असरदार बनाती है। उनकी दुआएं लेने के लिए दुनिया अपनी झोली फैलाए रहती है, परंतु यही दुनिया उन्हें अपने साथ जीने का अधिकार नहीं देती। पता नहीं क्यों उनसे इतनी नफरत करता है हमारा ये समाज। ये तो होते ही नफरत के लायक। पहले के जन्मों के पाप है जो इस जन्म में हिजड़े बंधे हैं। तू उनके साथ 6 महीने बिताकर आया है ना, जादू कर दिया है उन्होंने तेरे ऊपर। सीमा अब आवेश में थी। जो खुद अपने आप में जादू हो, वो किसी पर क्या जादू करेंगे। पर हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि प्रकृति ने बहुत नाइंसाफ़ी की है इनके साथ। मात्र एक अंग ना होने की कितनी भयंकर सज़ा मिली है उन्हें, मैंने देखा है। इन 6 महीनों में मैंने उन्हें दुख दर्द को समझा, उनकी इंसानियत को देखा, उनकी एकता, आपसी प्रेम और भाईचारे को देखा। मैं तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ, ये क्या कम बात है। सोचिए यदि उसमें इंसानियत ना होती तो मेरे साथ क्या क्या करते। सीमा ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। मोहन कुछ क्षण रुककर पुनः बोला, जब मैं गुरुजी की सेवा करता था तब मैं उन्हें तेरे बारे में, अपने बच्चों के बारे में बताता था। वे तुम सबको वहीं से बहुत दुआएं देती थी। आज जब मैं वहां से चलने लगा तो उन्होंने ये सब आभूषण और पैसे दिए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं और योग्य बनाऊं। तुम नहीं जानती सीमा, गुरुजी ने कितनी महान है। मैं उन हिजड़ों के उपहार को कभी नहीं भूल सकता। सीमा, सच बताओ, हिजड़े वो नहीं, हिजड़ा तो हमारा समाज है। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था। मोहन और सीमा की आंखें भारी होने लगी थी। जब सुमोहन की आंखें खुली तो सीमा बच्चों को तैयार कर रही थी। सभी बच्चे अपने पिता को देख बहुत खुश थे। मोहन ने चारों बच्चों को एक साथ अपनी बाहों में भर लिया। उसने सीमा से पूछा, तुम सब तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। हम सब नहीं, तू भी। लेकिन कहाँ। हवेली, गुरुजी और तेरे नए दोस्त से मिलने, उनका आशीर्वाद और दुआएं लेने, सीमा ने बताया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो। तो अपनी राय जरूर शेयर करें दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।